अपने सामने अर्जुन को घायल देख आरव चौंक जाता है। ये अर्जुन यहां क्या कर रहा है? काम्या ने तो कहा था कि वो कहीं दूर गया है, तो फिर ये सब क्या है? आरव खुद से ये सब कह ही रहा था, इतने में वहां पर आवाज आई, कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? आवाज एकदम भारी थी और आरव ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, सामने एक ऋषि मुनि खड़े थे। उन ऋषि का हुलिया देखने में किसी संत महात्मा की तरह था। उन्हें देखने से लग रहा था जैसे वो न जाने कितने सालों से यहां रह रहे हैं। उस ऋषि की बात सुनकर आरव घबराने लगा और जवाब में ऋषि से कुछ भी नहीं बोल सका। आरव को यूं खामोश देख ऋषि ने एक बार फिर से कहा, मैं पूछता हूं, कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? बताते हो कि नहीं, वरना मैं तुम्हें अभी खत्म कर डालूंगा। फिर एक बार ऋषि ने गुस्से में आकर कहा, नहीं, देखिए, मुझे कुछ मत कीजिए, मैं तो बस यहां से गुजर रहा था। असल में मैं रास्ता भटक गया था और तभी मेरी नजर इस गुफा पर पड़ी। मैंने एक तेज रोशनी इस गुफा के अंदर से आते देखी, तो इसीलिए मैं अंदर चला आया ताकि पता चले कि अंदर कोई है भी या नहीं। हाथ जोड़ते हुए आरव ऋषि से बोला, तू झूठ बोल रहा है, ये सब तेरी मनगढ़ंत कहानियां मेरे सामने नहीं चलेगी। तू मुझे जानता नहीं, मैं कई सालों से हिमालय में तपस्या करके यहां आया हूं। मुझे ऐसा वैसा ऋषि मत समझ, मैं एक ही पल में अपनी शक्तियों से तुझे भस्म कर सकता हूं। सच सच बता। फिर एक बार ऋषि आरव को धमकाते हुए बोला, मैं सच कह रहा हूं, मेरा यहां आने का कुछ और उद्देश्य नहीं है। आप प्लीज मेरी बातों पर विश्वास कीजिए। मैं आपका कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं, मैं तो एक आम कॉलेज स्टूडेंट हूं। आरव घबराते हुए बोला। लेकिन आरव की इस बात पर भी ऋषि को जरा भी विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर एक बार से आरव को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर कर देखा। तभी अचानक आरव की नजर बेहोश पड़े अर्जुन पर पड़ी। उसे देखते ही आरव को कुछ याद आया और उसने कहा, ये अर्जुन यहां कैसे? क्या हुआ इसे? आरव के मुंह से अर्जुन का नाम सुनकर वहां पर खड़े ऋषि थोड़ा चौंके। फिर उन्होंने आरव से हैरान होकर पूछा, तुम इसे कैसे जानते हो? अर्जुन और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। कुछ महीने पहले अर्जुन का एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद मैं इसे आज ही देख रहा हूं, वो भी इस हालत में। और मुझे तो बताया गया था कि ये दूसरे शहर चला गया। फिर ये सब क्या है? आरव ने घबराते हुए जवाब दिया, ओह, तो इसका मतलब तुम इसे जानते हो। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। तुम इसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें यहीं भस्म कर दूंगा। आरव को फटकार लगाते हुए ऋषि बोला, देखिए, आप अभी भी मुझे गलत ही समझ रहे हैं। मैं यहां अर्जुन को तो क्या किसी को भी नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं, बल्कि मेरा यहां आने का उद्देश्य भी कुछ नहीं है। मैं तो बस यहां से गुजर रहा था, तब मुझे ये गुफा नजर आई और ये गुफा मुझे थोड़ी विचित्र लगी, इसलिए मैं यहां आया। आरव ने कहा, ठीक है, अब यहां आ ही गए हो तो जैसे यहां आए थे वैसे ही चले जाओ। तुम्हारा यहां रुकना बिल्कुल ठीक नहीं है और इस घायल लड़के के बारे में किसी से भी जिक्र मत करना। ऋषि ने आरव से कहा, हाँ, मैं चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे अर्जुन के बारे में कुछ जानना है। तभी आरव ने आगे कहा, और हाँ, मैं इस हालत के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। आरव की बातें सुन वो ऋषि कुछ देर तक सोचने लगा। क्या जानना चाहते हो तुम इसके बारे में? ऋषि ने आरव से पूछा। ये अर्जुन तो अस्पताल में भर्ती था, तो फिर ये यहां कैसे आ गया? आरव ने सवाल किया। मैंने पहले ही कहा था ना, ये सब तुम्हें नहीं बता सकता। तुम जानना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें इतना बता सकता हूं कि ये बालक हमें इसी हालत में मिला था और अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसे पूरी तरह ठीक करने की। ऋषि ने जवाब दिया। तो क्या लगता है आपको, कब तक ठीक हो जाएगा अर्जुन? आरव ने फिर एक सवाल किया। इस बालक के सिर में काफी गहरी चोटें हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते कि ये कब तक ठीक होगा, मगर ठीक होगा ये तय है। ऋषि ने आरव से आगे कहा, और इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है इसे कल ही होश आ जाए और यह भी हो सकता है ये कभी नींद से जागे ही ना। इसलिए अब तुम जाओ यहां से।
ऋषि ने आरव को जवाब दिया। अगले ही पल आरव अब उस ऋषि से आगे कुछ बोलने को हुआ, लेकिन इतने में उस ऋषि ने आरव को बीच में ही रोकते हुए कहा, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें आगे कुछ ज्यादा नहीं बता सकता, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम यहां से चले जाओ, वरना आज तुम्हें मेरा ये क्रोध भस्म कर डालेगा। ऋषि के ऐसा कहते ही आरव पूरी तरह घबरा गया और वहां से चला गया। आरव अब उस गुफा से बाहर आ चुका था, लेकिन अभी भी अर्जुन को लेकर कई सवाल उसके मन में उमड़ रहे थे। मुझे तो लगता है कि अर्जुन शायद कहीं और जा चुका है, लेकिन ये तो यहां इस हाल में है। ये कैसे हो सकता है? क्या सभी से झूठ बोला गया है? चलो एक पल को मान भी लेता हूं, पर काम्या, उसे भी तो सच नहीं पता। आरव खुद से पूछता है और अगले ही पल वहां से चला जाता है। उधर दूसरी तरफ मनार घाट के जंगल में अर्जुन को एक लड़की मिली जो काफी परेशानी में थी। देखिए, आप मुझे कुछ बोलेंगे नहीं तो मैं कैसे आपकी हेल्प कर पाऊंगा? आप मुझे ये बताइए कि आप यहां इस सुनसान जंगल में क्यों भाग रही हैं? और अभी इससे पहले आप जोर जोर से क्यों चिल्ला रही थी? यहां कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, आप बिल्कुल मत डरिए, मुझे बताइए, शायद मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। अर्जुन ने फिर एक बार उस लड़की को भरोसा दिलाते हुए कहा, लेकिन इस बार भी लड़की ने कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन बावजूद इसके उसने अपनी उंगली का इशारा उस ओर किया जिस ओर से वो अभी भागते भागते अर्जुन के पास आ गई थी। अर्जुन ने उस ओर देखा, लेकिन अर्जुन को अभी भी कुछ नहीं दिखाई दिया। अरे, वहां तो कोई भी नहीं है, अर्जुन ने फिर उस लड़की से पूछा। जवाब में उस लड़की ने ना में अपना सिर हिलाया और एक बार फिर उसी दिशा की ओर अपनी उंगली का इशारा करने लगी। उस लड़की का दोबारा वही इशारा पाते ही अर्जुन ने फिर से उस दिशा की ओर देखा, लेकिन उसे वहां अभी भी कोई नजर नहीं आया। ओह, मुझे लगता है शायद कुछ लोग इस लड़की का पीछा कर रहे हैं, इसीलिए ये लड़की इतनी डरी हुई है। उन लोगों ने मुझे देख लिया होगा, इसीलिए शायद अभी वो लोग छुप गए हैं। इसे अब यहां से लेकर जाना होगा, अर्जुन अपने मन ही मन कहता है। तभी अचानक उन घने पेड़ों के पत्तों में तेजी से हलचल मचनी शुरू होती है। ऐसा लग रहा है जैसे हवा में उन पेड़ों के रास्तों से कोई तेजी से अर्जुन की तरफ आ रहा है। अर्जुन इससे आगे कुछ सोच पाता इससे पहले अर्जुन के चेहरे पर एक जोरदार हवा का झोंका टच करता है। इस हवा के झोंके से अर्जुन को एक तेज झटका लगता है। अगले ही पल अर्जुन देखता है कि वो लड़की अब बेहोश हो चुकी है, जो अभी तक घबराई हुई थी। अर्जुन उस लड़की की हालत देखकर उसे अपने दोनों हाथों से उठाता है और वहां से आगे जाने लगता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद अर्जुन को एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है। उस बड़े से पत्थर को देखकर अर्जुन उस पत्थर के पास जाता है और लड़की को उस पत्थर पर लिटा देता है। ये तो बेहोश हो गई, मुझे इसे होश में लाना होगा। ऐसा कहते ही अर्जुन सामने बह रहे पानी के स्रोत के पास चला जाता है और अपने हाथों में पानी लेकर उस लड़की के चेहरे पर छिड़कने लगता है। लेकिन इस बार अर्जुन की ये कोशिश रंग लाती है और वो लड़की थोड़ी ही देर में वापस से होश में आ जाती है। होश में आते ही वो लड़की अर्जुन को बड़ी हैरानी से देखने लगती है, जो कि अभी भी काफी घबराई हुई है। देखिए, आप इतना घबराइए मत, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, अर्जुन ने उस लड़की को समझाते हुए कहा। देखो, कौन हो तुम? कहां से आए हो? मुझे कुछ मत करना। देखो, मैं पहले से ही बहुत घबराई हुई हूं, मुझे कुछ मत करना, वरना मैं तुम्हारा सिर फोड़ डालूंगी। पास में रखा एक पत्थर उठाकर अर्जुन को दिखाते हुए वो लड़की बोलती है, अरे मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मेरा विश्वास करो, मैंने तो तुम्हें बचाया है, अर्जुन ने उस लड़की को फिर से समझाते हुए कहा। अर्जुन की इस बात पर पहली बार लड़की ने हां में अपना सिर हिलाया और अपने हाथों में पकड़ा हुआ पत्थर नीचे फेंक दिया, जिसे उसने अभी अभी अर्जुन को मारने के लिए उठाया था। इतने में अर्जुन को कुछ याद आया। उसने अपनी घड़ी देखी, अरे बाप रे, आज तो मर गया, 6 यहीं बज चुके हैं, आज तो घर जाकर मेरी शामत आने वाली है, भगवान आज फिर से बचा लेना मुझे, अर्जुन हाथ जोड़ते हुए भगवान से रिक्वेस्ट करता है। अर्जुन को यूं घबराता देख उस लड़की के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आती है। अच्छा, ये बताओ कौन हो तुम और तुम्हारा नाम क्या है, और तुम क्यों इस तरह किसके डर से यहां से भाग रही थी? अर्जुन ने उस लड़की से सवाल किया। मेरा नाम श्रुति है, मैं पास के ही गांव में रहती हूं, लड़की ने जवाब दिया। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम ये किसके डर से इस सुनसान जंगल में भाग रही थी? अर्जुन ने लड़की से पूछा।
मैं शिलवरी के कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ। मैं कॉलेज से घर को जा रही थी। आज मेरी दोस्त कॉलेज नहीं आई, इसलिए मैं अकेली पड़ गई। बीच में घना जंगल पड़ता है। मुझे किसी ने अचानक अपनी तरफ खींचा, फिर मैं उससे जान बचाते बचाते भागते भागते यहां पहुंच गई। उस लड़की श्रुति ने जवाब दिया। तुम ये किसकी बात कर रही हो? अर्जुन ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। लगता है तुम यहां नए हो, इसलिए तो तुम हंकार के बारे में कुछ नहीं जानते। उसके कारण आए दिन इस तरह की घटनाएं यहां घटती रहती है, जो कोई बड़ी बात नहीं है, श्रुति ने जवाब दिया। उसकी बात सुन अर्जुन झल्ला गया। अरे यार, फिर से वही हंकार। आखिर क्या है इस शब्द की सच्चाई जिसने लोगों के दिलों में इतनी दहशत फैलाई हुई है? क्या यह सच में कोई असुर है या कुछ और? अर्जुन ने खुद से पूछा। क्या सोच रहे हो? श्रुति ने पूछा। यही कि मैं तो इन सब में विश्वास नहीं करता, लेकिन अब मुझे इन सब के बारे में जानने की इच्छा हो रही है, जिनके बारे में मैं अभी तक सिर्फ किस्से और कहानियों में सुना था। अर्जुन ने श्रुति से कहा। मुझे अभी घर जाना है, क्या तुम मुझे मेरे घर जाने में मेरी मदद करोगे? श्रुति ने अर्जुन से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मुझे भी अपने घर जाना है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, उससे पहले मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ूंगा, फिर उसके बाद ही मैं अपने घर जाऊंगा, अर्जुन ने कहा। फिर अर्जुन इसके बाद श्रुति के साथ उसके गांव रामखेड़ा की ओर चला गया। एक तरफ अर्जुन श्रुति के साथ उसके घर जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ आरव उस जंगल से जैसे तैसे निकला और फिर कुछ देर आगे जाने के बाद उसने फोन पर किसी से कहा, हाँ मैं आ रहा हूं। इतना कहते ही आरव ने अपने फोन पर लगे एक नीले आइकन को प्रेस किया। उस आइकन को प्रेस करते ही आरव के चारों तरफ एक कवच आ गया और वो अचानक से उस सड़क से गायब हो गया और इधर दूसरी तरफ पानी के अंदर कई मीटर की गहराई में मौजूद एक सीक्रेट लेबोरेटरी में आ पहुंचा, जो चारों तरफ कांच से ढकी हुई है। पानी में सैकड़ों मीटर अंदर लेबोरेटरी को इस तरह से बनाया गया है ताकि शीशे के जरिए पानी उस सीक्रेट लेबोरेटरी के अंदर ना आ जाए। आरव के वहां पहुंचते ही लेबोरेटरी की सारी लाइटें जल गई। अब आरव धीरे धीरे उस लेबोरेटरी में आगे बढ़ रहा है, जो कि पानी के अंदर कई मीटर की गहराई पर मौजूद है। अगले ही पल आरव की नजर अपने चारों ओर जाती है, जहां वो देखता है कि वहां ऐसे जीव को कांच के बड़े बड़े बॉक्स के अंदर रखा हुआ है जो लाइट से जगमगा रहे हैं, और उसके अंदर मौजूद वे सभी जीवों को देखकर ऐसा लगता है जैसे उनमें जान ही ना हो। लेकिन कांच के इन बड़े बड़े बॉक्स के अंदर मौजूद ये सभी जीव अलग तरह के प्राणी हैं। इन्हें देखकर लगता है जैसे इन्हें किसी साइंटिस्ट ने अपने तमाम एक्सपेरिमेंट करके बनाया हुआ है। आरव अभी ये सब देखते हुए उस सीक्रेट लेबोरेटरी में आगे बढ़ता जा रहा है। तभी उसकी नजर एक लिफ्ट पर पड़ती है। अगले ही पल आरव उस लिफ्ट के अंदर दाखिल होता है। लिफ्ट के अंदर दाखिल होते ही उस लिफ्ट में कुछ हलचल होती है और देखते ही देखते वो लिफ्ट आरव को नीचे गहराइयों में जमीन के अंदर ले जाने लगती है। वहां पहुंचते ही आरव देखता है कि कुछ लोग वहां एक जगह खड़े हैं जिनकी संख्या तकरीबन 6 है, और उन लोगों के बीच में एक शख्स एक चेयर पर बैठा हुआ है, जिसका चेहरा अभी भी आरव को नजर नहीं आ रहा। ओह, तो आ गए तुम। बोलो, क्या खुशखबरी लेकर आए हो हमारे लिए? महीनों से कुछ नहीं सुना है तुमने, आज बताओ, उस अनजान शख्स ने आरव से पूछा। हम जिसकी तलाश जगह जगह कर रहे थे और अभी तक हमें लग रहा था कि शायद वो मर चुका है, वो तो अभी भी एक जगह अधमरा पड़ा हुआ है, और यही नहीं, उसका इलाज भी चल रहा है। अब कभी भी उसे होश आ सकता है, आरव उस अनजान शख्स से कहता है। ओह, तो अभी अभी तुम उस अर्जुन को अपनी आंखों के सामने देखकर आ रहे हो? उस अनजान शख्स ने फिर एक बार आरव से कहा। हाँ, देख कर आ रहा हूं। मैं तो आपसे पहले ही कहा था कि हम उसे मार डालते हैं, लेकिन आपने मुझे मारने नहीं दिया। तब हमारे पास मौका भी था और दस्तूर भी उसे खत्म करने का, जिसकी वजह अर्जुन का मेरे साथ एक ही कॉलेज में पढ़ाई करना था। लेकिन अब वो एक ऋषि के शरण में है, जिसके रहते हम उसे खत्म नहीं कर सकते। आरव गुस्से से उस अनजान शख्स से बोला। अभी वक्त नहीं आया उसे खत्म करने का, और वैसे भी अर्जुन को हम यूं ही खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि उसे अभी मेरे पिछले कई सालों का हिसाब देना है, उस अनजान शख्स ने कहा। ये आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं, अर्जुन को खत्म करने का? आरव ने पूछा। आखिर कौन है ये शख्स, और
आरव की सच्चाई क्या है, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। आरव के सवाल को सुनकर वो शख्स हंसने लगा। उसकी इस हंसी का कारण जानने के लिए आरव ने पूछा, आप हंस क्यों रहे हैं? और मैं अर्जुन को मारने के लिए इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर मौका रहते ही हमने उसे खत्म नहीं किया तो वो आगे जाकर हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। आरव की बात सुन उस शख्स ने कहा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अभी वो सिर्फ एक साधारण इंसान से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। बाकी रही उसे खत्म करने की बात, तो अब धीरे धीरे वो घड़ी भी सामने आ रही है जब मेरे हाथों उसकी मौत हो जाएगी। अनजान शख्स ने एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा। जवाब में वहां पर मौजूद सभी लोग और आरव भी अजीब सी हंसी हंसने लगा। इधर दूसरी तरफ अर्जुन श्रुति के घर तक पहुंच जाता है। अर्जुन अभी अपने घर जाता है, इससे पहले ही श्रुति ने पूछा, वैसे तुम इतने बहादुर कैसे हो, मुझे बचाने जंगल में आ गए? श्रुति के इस सवाल पर अर्जुन हंस पड़ा। उसने कहा, इसके पीछे की वजह बहुत बड़ी है, दोबारा मिले तो फिर मैं बताऊंगा। अभी बताने बैठ गया तो 1 घंटा तो लग ही जाएगा। ठीक है, जब दोबारा मिलेंगे तो ही बताना। अभी तुम घर जाओ अर्जुन, अब रात हो गई और इतनी रात को मेरे घर वालों या गांव वालों में से किसी ने तुम्हें इस तरह मेरे साथ देख लिया तो गजब हो जाएगा, इसलिए मेरी मानो तो यहां से चले जाओ, श्रुति ने थोड़ा घबराते हुए कहा। अगले ही पल श्रुति अपने घर को जाने लगी, लेकिन जाते जाते उसने एक नजर पीछे मुड़कर अर्जुन को देखा। श्रुति ने जाते जाते अर्जुन को एक प्यारी सी स्माइल देकर बाय बोला। जवाब में अर्जुन ने श्रुति को हल्की सी स्माइल के साथ बाय कहा। श्रुति का आज अचानक यूं अर्जुन से मिलना क्या कुछ अनहोनी का संकेत है या फिर इन दोनों की नजदीक आने का कारण? एक तरफ अर्जुन अपने घर को चल दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ उस गुफा में उन ऋषि ने अर्जुन के पूरे शरीर पर लेप लगाते हुए कहा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। तभी वहां पर उनके एक शिष्य आए। उन्होंने अपने गुरु को अर्जुन की सेवा करते देखकर कहा, गुरुजी, मुझे यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि आप इस लड़के की इतनी सेवा क्यों कर रहे हैं? इसकी कोई खास वजह? बस यूं ही समझ लो कि ये वो जरिया है जो इस युग को योद्धा बनकर शैतानों से बचाएगा। ऋषि ने एक बार फिर से मुस्कुराते हुए शिष्य से कहा, तो क्या आने वाले समय में मुसीबतें बढ़ने वाली है? शिष्य ने पूछा। उनके इस सवाल पर ऋषि ने जवाब दिया, हां, सालों पहले जो शैतान शांत हो गए थे वो जागने वाले हैं, इसलिए एक बार फिर से सुपर अर्जुन की जरूरत पड़ने वाली है इस दुनिया को। इधर दूसरी ओर अर्जुन श्रुति को उसके गांव छोड़कर वापस अपने गांव मानर घाट को जाने लगा। तभी अर्जुन ने अपनी घड़ी में टाइम देखा। घड़ी में शाम के 7:30 बज चुके थे। हे भगवान, आज तो मर ही गया। अब तो पापा भी घर पर आ गए होंगे और मां तो मुझे लेकर परेशान हो रही होगी। काश अगर मेरे पास अभी मेरी सुपर पावर्स होती तो मैं एक ही झटके में यहां से अपनी मम्मी पापा के पास पहुंच जाता, लेकिन करे भी तो क्या, मेरे पास मेरी सुपर पावर है ही नहीं। अब तो अर्जुन बेटा, तुझे यहां से पैदल ही आगे जाना होगा, अर्जुन अपने मन ही मन कहता है। अर्जुन अब पैदल पैदल मानर घाट की ओर आगे बढ़ रहा है। कच्चा रास्ता और उस कच्चे रास्ते के चारों तरफ घना जंगल, और उस घने जंगल के बीच किसी जानवर, बाघ या तेंदुए की दहाड़ की आवाज अर्जुन को सुनाई देती है। ये दहाड़ तो बाघ की है। एक तो घर के लिए लेट हो रहा हूं और दूसरा ये बाघ और तेंदुए मेरा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। बस भगवान मुझे सही सलामत मेरे घर पहुंचा देना, अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है। कुछ देर आगे जाने पर अर्जुन को अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। पहले तो अर्जुन इस ओर कुछ खास ध्यान नहीं देता, लेकिन दोबारा से वही कदमों की आहट अर्जुन को चौकन्ना कर देती है। अगले ही पल अर्जुन कदमों की आहट को सुनकर पीछे मुड़ता है, लेकिन उसे अपने पीछे कोई भी नहीं दिखाई देता। कमाल की बात है, आवाज तो मेरे ठीक पीछे से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा है, लेकिन यहां तो कोई भी नहीं। लगता है ये मेरा कोई वहम था। अर्जुन अभी अपने जहन के इन्हीं सवालों में खोया हुआ था। तभी इतने में
इसे एक बार फिर अपने ठीक पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। अर्जुन पीछे की ओर मुड़ता है, लेकिन इस बार भी उसे अपने पीछे कोई भी नहीं दिखाई देता। अर्जुन के साथ इतना कुछ हो रहा है जिसे देखकर अर्जुन को अब यकीन हो चला है कि जो कुछ भी अभी उसके साथ हो रहा है वो कोई इत्तेफाक और वहम नहीं है। अगले ही पल अर्जुन पीछे से आगे की ओर मुड़ता है। तभी वो देखता है कि उसकी आंखों के सामने एक आदमी खड़ा है जो उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरे जा रहा है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही शख्स है जिसने अर्जुन की जान उस दिन बचाई थी जब अर्जुन का पैर झरने के पानी में फंस गया था। और ये वही शख्स है जो उस दिन देव और अर्जुन को मिला था जब पहाड़ से गिरते पत्थरों ने उस टैक्सी ड्राइवर की टैक्सी को नीचे खाई में गिरा दिया था। उस आदमी को दोबारा से अपने सामने ऐसे अचानक से देख अर्जुन हैरान हो जाता है, क्योंकि जो शख्स अभी तक अर्जुन के आसपास भी नहीं था वो अचानक अर्जुन के सामने कैसे आ गया, यह अर्जुन को भी नहीं पता। हर एक बढ़ते पल के साथ ये रात और भी काली और गहरी होती जा रही है, और इस काली रात में तुम यहां क्या कर रहे हो? उस आदमी ने अर्जुन से पूछा, लेकिन इस बार उस आदमी की आवाज में एक अलग ही डरावनापन था और उसके चेहरे पर एक अजीब लाल चमक थी। ये सब देखकर अर्जुन पूरी तरह शॉक्ड हो गया। मैं यहां किसी काम से आया था, पर अब अपने गांव मानर घाट की ओर जा रहा हूं, अर्जुन ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। रास्ता सुनसान है और तुम अकेले हो, इसलिए चलो। उस आदमी ने फिर एक डरावनी आवाज में अर्जुन से कहा। नहीं नहीं, शुक्रिया, आपको मेरे लिए कोई तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो अकेले चला जाऊंगा घर, अर्जुन ने जवाब दिया। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, इसलिए सीधे तरीके से मेरी बात मानो, उस आदमी ने फिर एक बार अर्जुन से डरावनी आवाज में कहा। अरे कोई जबरदस्ती है क्या? मैंने एक बार कह दिया ना, मैं अकेले ही घर चला जाऊंगा, बावजूद इसके आप मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों कर रहे हैं? मैं कोई बच्चा नहीं हूं, अर्जुन ने गुस्से में कहा। लेकिन अर्जुन की इस बात पर उस आदमी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो आदमी अभी भी अर्जुन को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरे जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी भी पल अर्जुन को खा जाने वाला है। खैर, अर्जुन अब अकेले ही आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे जाने के बाद अर्जुन ने वापस पीछे की ओर उस आदमी को देखा, लेकिन ये क्या, जो आदमी अभी तक अर्जुन को दिखाई दे रहा था वो आदमी अब गायब हो चुका है। अरे, अभी अभी वो आदमी यही था, अचानक कहां जा सकता है? अर्जुन मन ही मन हैरान होते हुए बोला, और अगली पल इस बात को लेकर अपने जहन में अनेकों सवाल लेकर वहां से आगे की ओर जाने लगा। यह आदमी तो वही है जिसने उस दिन झरने पर मेरी जान बचाई थी, लेकिन उस दिन तो यह हमसे बड़े प्यार से बात कर रहा था, लेकिन आज इसका व्यवहार मुझे कुछ बदला बदला नजर आया। कुछ भी को बड़ा अजीब को है ये मानर घाट। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे न जाने और क्या देखना पड़ेगा मुझे, अर्जुन अपने मन ही मन सोचते हुए कहता है। तकरीबन आधे घंटे बाद अर्जुन मानर घाट गांव पहुंचता है। हे भगवान, आज बचा लेना मुझे, आज न जाने मम्मी और पापा के दिल में मुझे लेकर क्या बीत रही होगी। ऐसा कहते ही अर्जुन दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि घर में उसके मम्मी पापा तो हैं ही, साथ ही कुछ 4-5 लोग और भी हैं जो अर्जुन को देखकर अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए हैं। अर्जुन को इतनी रात गए घर आता देख अर्जुन की मां देविका एक पल के लिए खुश तो हुई, लेकिन अगले ही पल देविका अर्जुन के सामने आई और उसे जोर का एक थप्पड़ जड़ दिया। देविका का यह थप्पड़ इतना तेज था जिसकी आवाज से पूरा घर गूंज उठा। तूने तो कसम खाई हुई है ना हमें इस तरह से परेशान करने की, बोल जवाब दे, कहां था तू अभी तक? समय देख रहा है? देविका गुस्से से चिल्लाते हुए अपने बेटे अर्जुन से बोली। लेकिन अपनी मां की इस बात पर अर्जुन चुप रहा। इतने में देव अर्जुन के पास आया और बोला, तू अभी तक कहां था? अब बताएगा भी या नहीं? देव ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। वो पापा, मुझे आज गोपाल के
खेतों के पास वाले जंगल में किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जब मैंने वहां जाकर देखा तो वहां एक लड़की भागी भागी मेरी तरफ आ रही थी। वो पास के गांव की एक लड़की थी और बहुत डरी हुई थी, इसलिए मैंने उसे उसके गांव भीमपुरी छोड़ा, फिर वापस यहां को आ गया, अर्जुन ने कहा। और इस तरह अर्जुन ने अपने साथ घटी सारी घटना बता दी। इतने में ग्राम प्रधान नरेश राम ने कड़क आवाज में अर्जुन से सवाल किया, अच्छा, उस लड़की से तुम्हारी क्या बात हुई? तुमने उसके सुनसान जंगल में इस तरह चिल्लाने और भागने का कारण पूछा तो क्या बताया तुम्हें उसने? हंकार। उस लड़की ने भी हंकार का ही नाम लिया था और उसने बताया था कि वो हंकार के डर से वहां से भाग रही थी, अर्जुन ने जवाब दिया। हाँ, आज फिर वही हुआ जिसका डर हमें पहले से ही था। तुम्हारी किस्मत अच्छी है अर्जुन, जो तुम बार बार हंकार के चुंगल से जिंदा बचकर वापस आ रहे हो, वरना तुम्हारी जगह कोई और होता तो अभी तक बेमौत मारा जाता। ग्राम प्रधान नरेश राम ने फिर एक कड़क आवाज में अर्जुन से कहा। उनकी इस बात को सुन देव अर्जुन की तरफ देखने लगा। बेटा, तुम्हारा यूं बार बार अचानक अपने माता पिता की नजरों से गायब हो जाना, इसका मतलब जानते भी हो तुम? ग्राम प्रधान ने अर्जुन से कहा। नहीं, अर्जुन ने एक सिंपल सा जवाब दिया। इसका मतलब यह हुआ कि हंकार एक ना एक दिन तुम्हें अपना शिकार बनाने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें आगाह करता हूं कि तुम ज्यादातर अपने माता पिता के नजरों के सामने रहो, तो ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ग्राम प्रधान ने अर्जुन को फिर एक बार समझाते हुए कहा। जी, मैं आइंदा से इस बात का ध्यान रखूंगा, अर्जुन ने सिर नीचे झुकाते हुए जवाब दिया। देख, तूने पिछली बार भी मुझसे यही वादा किया था कि तू बगैर हमारी परमिशन के कहीं नहीं जाएगा, लेकिन बावजूद इसके तूने आज अपना वादा तोड़ दिया, तभी देविका ने कहा। उसकी बात सुन अर्जुन ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा, हाँ मां, मैंने आपसे किया हुआ अपना वादा तोड़ दिया, जिसका मुझे अफसोस भी है, लेकिन मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे जिस कारण मुझे आपसे किया हुआ अपना वादा तोड़ना पड़ा, क्योंकि सवाल उस लड़की की जान का था। अर्जुन ने अपनी मां देविका को समझाते हुए कहा, बेटा, क्या हर किसी की जान बचाने का और हर किसी की मदद करने का तूने जिम्मा लिया है क्या, जो हर बार औरों की मदद करते करते खुद मुसीबत में फंस जाता है? देविका ने अर्जुन के पास आकर सवाल किया, लेकिन देविका की इस बात पर अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। अब रहने भी दो देविका, मुझे लगता है अब अर्जुन संभल जाएगा और आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करेगा, देव ने देविका को भरोसा दिलाते हुए कहा। अरे कैसे संभल जाएगा, देख रहे हो ना आप अपने बेटे का हाल, अगर ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं आगे क्या क्या होगा हमारे साथ, देविका ने कहा। लेकिन कुछ भी हो, आप लोग उस हंकार से बचकर रहना, क्योंकि मुझे लगता है उसका अगला शिकार आपका बेटा अर्जुन होने वाला है, ग्राम प्रधान ने देव से कहा। जब से मैं इस गांव में आया हूं तब से हर किसी की जुबान पर हंकार का नाम है। क्या यह हंकार कोई खतरनाक जानवर है जिससे कि लोगों को जान का खतरा है? देव ने सवाल किया। मैं आपको यह बात पहले भी बता चुका हूं देव बाबू, बावजूद इसके आप मुझसे फिर वही सवाल पूछ रहे हैं, ग्राम प्रधान नरेश राम ने कहा। लेकिन आपने जो कुछ भी मुझे पहले बताया था उस पर आसानी से विश्वास भी तो नहीं किया जा सकता, देव ने थोड़ा चौंकते हुए सवाल किया। आप तो ऐसी बातें कर रहे हो देव बाबू जैसे आपको मौत पर विश्वास ही न हो। मौत दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है, आप उसे झुठला नहीं सकते, ग्राम प्रधान ने जवाब दिया। इस बार देव थोड़ा झल्ला गया। उसने सीधा कहा, मैं मौत को नहीं झुठला रहा प्रधान जी, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मौत इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है, इसे हम और आप नहीं झुठला सकते। मैं तो बस हंकार के बारे में जानना चाहता हूं, और वो भी प्रूफ के साथ। देखिए, उसका प्रूफ तो नहीं है, क्योंकि उसे जो भी देखता है वो दोबारा जिंदा नहीं बचता, वो रूप बदलने में सक्षम है। हंकार एक ऐसा हैवान है जिसे इंसानों को मारना पसंद है। मुझे तो लगता है आपको तब यकीन होगा जब आपका पहली बार हंकार से सामना होगा, ग्राम प्रधान नरेश राम ने कहा। आपका मानना है कि हंकार इंसानों को मारता है, लेकिन साथ ही आपका यह भी मानना है कि वो रूप बदलने में सक्षम भी है। लेकिन उस रात जब मुझे जंगल में इस गांव के एक व्यक्ति तारा की लाश मिली थी, तब उसके गले पर तो कोई भी ऐसा निशान नहीं था जिससे यह पता चल सके कि उसे ऐसे किसी जानवर ने मारा है जो इंसानों का खून पीता है। हो सकता है तारा के मर्डर के पीछे किसी इंसान का हाथ हो, अर्जुन ने सवाल किया। अर्जुन की इस बात पर एक पल के लिए वहां पर मौजूद सभी लोग सोच में पड़ गए, क्योंकि अर्जुन की इस बात में दम तो था। साथ ही अर्जुन इस बात की ओर भी इशारा कर रहा था कि तारा को किसी हंकार ने नहीं मारा, बल्कि उसका मर्डर हुआ है। हाँ, तो बहुत कुछ हो सकता है जिसका वक्त फैसला करेगा। खैर,
अब हमें आज्ञा दीजिए। ऐसा कहते ही ग्राम प्रधान नरेश राम के साथ सभी लोग वहां से चले जाते हैं। क्या सच में कोई हंकार है? और अगर हां, तो वो सबके सामने क्यों नहीं आता?